26 अगस्त 2001 की वो रात जब पूरा ठाणे जल उठा था। अस्पताल की दीवारें राख में बदल गई, सड़कें गुस्साए समर्थकों की चीखों से गूंज उठी और महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। कुछ है तो बस सवाल। कौन सा सवाल? दिघे साहब की मृत्यु के बारे में। आनंद दिघे, वो नाम जो ठाणे का ठाकरे बन चुका था, वो नाम जिसे ठाणे में लोग किसी भगवान की तरह पूजते थे, वो नाम जिसके फैसले के आगे लोग अदालत को भूल जाते थे, वो अचानक इस दुनिया से चला गया। कारण बताया गया हार्ट अटैक। लेकिन जो आदमी एक छोटे से कार एक्सीडेंट के बाद खुद अपने होश में अस्पताल पहुंचा हो मरहम पट्टी के लिए, उन्हें हार्ट अटैक, यह बात किसी को हजम नहीं हुई। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? वाकई दिघे साहब की मौत साधारण थी या फिर उनके बढ़ते कद से डरने वालों ने एक साजिश रच दी थी? क्यों आज भी महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को आनंद दिघे की मौत पर सवाल हजम नहीं होती? क्यों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हमेशा आनंद दिघे को बाला साहब ठाकरे के बराबर रखते हैं? आखिर बाला साहब ठाकरे आनंद दिघे की अंतिम क्रिया पर क्यों नहीं पहुंचे? ऐसे कई सवाल हैं जो सबसे बड़े शिव सैनिक आनंद दिघे की मौत को संदिग्ध बनाता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए आज की कहानी में वही समझने की कोशिश करते हैं। आनंद दिघे के मौत के सच को समझने के लिए ना पहले उनकी वो जिंदगी समझनी होगी जो लार्जर देन लाइफ थी। आनंद चिंतामणि दिघे का जन्म 27 जनवरी 1951 में हुआ था। छोटी सी उम्र में ही वो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से प्रभावित होकर शिवसेना से जुड़ गए। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता को आगे लेकर बढ़ने वाले दिघे ने 80 के दशक में ही मात्र 18 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा था और 1984 में शिवसेना ठाणे जिलाध्यक्ष बने थे। जब बाला साहब ठाकरे ने उन्हें ठाणे शिवसेना का जिला प्रमुख बनाया तो मानो उनका कद एकदम से बढ़ गया। आगे वो भी अपने मेहनत से ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, अंबरनाथ और भिंडवी जैसे इलाकों में शिवसेना को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाले सबसे बड़े चेहरे बन गए। बाल ठाकरे की ही तरह उन्होंने भी बिना चुनाव लड़े ही इलाके में वर्चस्व कायम किया था। उनका दबदबा इतना था कि ठाणे में उनके आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। उन्होंने अपने घर टेम्भी नाका को एक दरबार में बदल दिया, जहां रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, फरियाद लेकर आते और वहीं उन्हें न्याय भी मिल जाता था। मतलब न्यायालय के फैसले यहाँ आने के बाद बदल जाते हैं। तेरा कोर्ट है ना, वो सबूत पेश करो ऐसा कहता है। मेरा कोर्ट है ना, वो सबूत जहाँ है वहां से ढूंढ निकालता है। जी हाँ, आनंद दिघे के दरबार में आने के बाद लोगों को कानून का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके लिए दिघे साहब का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। यह सिस्टम लोगों को पसंद भी था और डर भी पैदा करता था। आनंद दिघे न केवल ठाणे के लोगों के लिए साहब थे, बल्कि एक मजबूत सत्ता केंद्र भी थे। वो शिवसेना के लिए जितने जरूरी थे उतने ही खतरनाक भी। साल 2000 में आनंद दिघे पर अपने ही पार्टी के नगर सेवक श्रीधर खोपकर की हत्या का आरोप लगा और वो गिरफ्तार भी कर लिए गए। दरअसल हुआ ये था कि मार्च 1989 में ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना के 30 पार्षद चुनकर आए थे और शिवसेना ने जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए महापौर पद के लिए दावा किया था। लेकिन वोटिंग के दौरान ना शिवसेना के कुछ पार्षदों ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी को वोट दे दिया था। आनंद दिघे को ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुई और उस समय उन्होंने कहा था कि गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं है। दिघे के बयान के कुछ दिनों बाद ही शिवसेना के पार्षद श्रीधर खोपकर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप आनंद दिघे पर लगा था, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए दिघे की टाडा के तहत जो गिरफ्तारी हुई थी, बाद में उस मामले में वो जमानत पर रिहा हो गए। कुछ शिवसेना नेताओं ने तो दिघे के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाया था, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिघे का कहना था कि वो जो करते हैं बाला साहब ठाकरे की सहमति से करते हैं।
धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कई बार ऐसा लगने लगा कि ठाणे के ठाकरे अब बाल ठाकरे के बाद शिवसेना के सबसे मजबूत नेता बन जाएंगे। लेकिन शिवसेना के अंदर ही कई लोगों को यह बात खटकने लगी, खासकर तब जब उनकी लोकप्रियता उद्धव ठाकरे से ज्यादा हो गई। 90 के दशक में शिवसेना में एक अंदरूनी जंग शुरू हो चुकी थी। एक तरफ बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे थे जो पार्टी के भविष्य के वारिस माने जा रहे थे। दूसरी तरफ थे आनंद दिघे जो ठाणे और आसपास के इलाके में इतनी पकड़ बना चुके थे कि लोग उन्हें बाल ठाकरे के बराबर मानने लगे थे। लोग यही मान रहे थे कि बाल ठाकरे के बाद शिवसेना उनके साहब दिघे के हाथों में होगा। लेकिन बाल ठाकरे का रवैया आनंद दिघे के लिए हमेशा ठंडा ही रहा। पॉलिटिकल एनालिस्ट की माने तो बाला साहब ठाकरे को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके बराबर में खड़ा होने की हिम्मत करे। यही वजह थी कि जब ठाणे के नगर आयुक्त टी चंद्रशेखर ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और शिवसेना शासित ठाणे नगर निगम ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित किया, तब खुद बाला साहब ठाकरे ने इस फैसले को पलट दिया। कहा जाता है कि इस मुद्दे पर आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे के बीच में काफी तनाव भी हुआ था। आनंद दिघे के समर्थक तो यही मानते हैं कि उनकी बढ़ती ताकत शिवसेना के अंदर ही कई लोगों को खटकने लगी थी। इन सभी घटनाओं के बाद ही वो तारीख आई जिसने ठाणे के लोगों की दुनिया में भूचाल ला दिया। वो तारीख थी 25 अगस्त 2001। रात हो चुकी थी। आनंद दिघे अपनी कार से निकले ही थे कि कार ठाणे के वंदना एसटी बस डिपो के पास एक दुर्घटना का शिकार हो गई। अब यह कोई गंभीर हादसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट इतना मामूली था कि आनंद दिघे खुद अपने समर्थकों के साथ मुस्कुराते हुए चलकर सिंघानिया अस्पताल में पहुंचे थे। उनका इलाज भी चल रहा था। डॉक्टर ने यह भी बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, कंट्रोल में है। सब निश्चिंत थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले दिन क्या होने वाला है। लेकिन अगले दिन 26 अगस्त की रात को अचानक से खबर आई कि आनंद दिघे को हार्ट अटैक आ गया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चलते फिरते आनंद दिघे को हार्ट अटैक, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। उनके समर्थकों को तो बिल्कुल भी नहीं। बस फिर क्या था, ठाणे में दंगे भड़क उठे। शिव सैनिकों ने अस्पताल को ही आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिर्फ एक हादसा था। वही सवाल उठने लगे कि जो इंसान खुद चलकर अस्पताल गया उसे हार्ट अटैक कैसे आया? क्या ये एक साजिश थी? क्या उनके राजनीतिक दुश्मनों ने उन्हें खत्म करने के लिए कोई खेल खेला था? अगर हां, तो कौन था इस मौत का असली फायदा उठाने वाला? तो देखिए, आनंद दिघे की मौत के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था शिवसेना की कमान पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होना। दिघे की गैर मौजूदगी में ठाणे में उनका कोई कद्दावर विकल्प भी नहीं था। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ी राहत थी, क्योंकि अब उन्हें शिवसेना के अंदर किसी से चुनौती का सामना नहीं करना था। लेकिन वो अकेले नहीं थे जिनकी तरफ ये निशाना था, यह सवाल था। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी भी फायदे में रही। आनंद दिघे की वजह से ठाणे और आसपास के इलाकों में शिवसेना का मजबूत जनाधार था। उनकी मौत के बाद पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस एनसीपी को वहां पर पैर जमाने का मौका मिला, जो दिघे के रहते हुए नामुमकिन था। हालांकि इन सभी चीजों के अलावा भी कुछ लोगों का यह मानना था कि यह सिर्फ एक मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला था। लेकिन अगर यही सच था कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जान गई, तो इस पर कभी कोई गहन जांच क्यों नहीं हुई? यह भी एक बड़ा सवाल है। उंगलियां फिर से ठाकरे परिवार की तरफ भी उठी, क्योंकि दिघे साहब के अंतिम क्रिया में बाला साहब ठाकरे शामिल नहीं हुए। लेकिन इस उठते सवाल का जवाब ये आया कि वो सुरक्षा कारणों की वजह से दिघे साहब के अंतिम क्रिया में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन लोगों के बीच कानाफूसी इसके उलट ही चलती रही। लोग इससे खुश हो या दुखी, लेकिन आनंद दिघे की मौत के बाद शिवसेना में खालीपन आ ही गया, जिसकी बराबरी करने की ताकत किसी में नहीं थी।
लेकिन उसे भरने का काम उनके सबसे करीबी शिष्य एकनाथ शिंदे ने किया। शिंदे जो उस वक्त एक साधारण नेता थे, जिन्हें खुद दिघे साहब ने राजनीति में खड़ा किया था, जो आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, वो खुद धीरे धीरे दिघे की छवि में ढलने लगे। उनके स्टाइल, उनका हाव भाव, उनकी बोली, सब कुछ दिघे साहब की याद दिलाने लगा। उन्होंने ठाणे में उसी तरह अपना दबदबा बनाना शुरू किया जिस तरह दिघे ने किया था। जब 2022 में उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी तो उन्होंने दावा किया कि शिवसेना से अलग नहीं हो रहे हैं, वो केवल आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को बचा रहे हैं। इससे पहले भी 2022 में जब धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे नाम की फिल्म आई तो साफ था कि ये सिर्फ आनंद दिघे की कहानी दिखाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये एकनाथ शिंदे की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाने का भी एक जरिया था। ये इस बात से भी साफ होता है कि जब उद्धव ठाकरे ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी तो वो बीच में ही उठकर चले गए। खासकर जब फिल्म में दिघे की मौत का दृश्य आया तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब महाराष्ट्र और खास करके ठाणे की जनता तो जानते ही होंगे। अगर हाँ तो आप कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है कि आनंद दिघे साहब की मौत कैसे हुई थी? ये साधारण मौत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अपना जवाब आप कमेंट में जरूर लिखें और क्या सच है वो भी आप बताने की कोशिश कीजिए। बाकी आज 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन आनंद दिघे की मौत का रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या उनकी मौत एक साजिश थी, जैसा कि मैंने अभी भी ऊपर बताया? क्या उनकी बढ़ती ताकत से घबराकर शिवसेना के अंदर ही किसी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया, या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था? इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ रहस्य हमेशा जिंदा रहते हैं। कुछ खुलते हैं, कुछ दफन हो जाते हैं। इन सभी चीजों के बीच आनंद दिघे की मौत वो मौत है जिसे वक्त भुला नहीं सका, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, हमेशा गूंजती रहती है। बाकी आपको क्या लगता है? मैंने बताया ही कि आप कमेंट जरूर कीजिए। इन दिनों ठाकरे परिवार के जो वारिस हैं आदित्य ठाकरे, वो भी मुसीबत में फंस रहे हैं। दिशा सालियान के मौत को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और उसमें जो मेन कल्प्रिट बनकर सामने आ रहे हैं, अभी तक ये आरोप है बस, लेकिन नाम आदित्य ठाकरे का सामने आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर भी आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे पर आरोप क्या लग रहे हैं, वो पूरी कहानी, वो पूरे सवाल, वो पूरे जवाब आप जान सकते हैं एक कहानी में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आगे एंड स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ फिर से आता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।